Good morning. Welcome to OJS with IES Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. As these all are MCQs, try and answer minimum 7 out of 10 questions which will help you to improve. Alright, let's turn to our next question, which is question number 1. It is in reference to Swachh Survekshan 2020. And the correct option here is B, which is Indore was declared the cleanest city in India for the 4th consecutive year. 4 साल से लगातार इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बोला जा रहा है. ओके, हम समझते हैं ये हमारा एग्जैक्टली स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है क्या. ये एक सर्वे है जिसने रिसेंटली अभी अनाउंस हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में उसको क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में माना गया और लगातार 4 साल से वही क्लीनेस्ट सिटी के टैग ले रहा है. स्वच्छ सर्वेक्षण जो हमारा है वो स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा था उसके अंडर आता है और ये सिटीज़ को रैंक करता है बेस्ड किस चीज़ पे, क्लीननेस और सैनिटेशन पैरामीटर्स पे. इसके 4 पैरामीटर्स हैं विच इज़ यूज्ड फॉर अराइविंग एट द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ अ सिटी. ठीक है, क्या क्या है? सर्टिफिकेशन विच इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सर्विस लीगल प्रोग्रेस एंड सिटीजन फीडबैक. ये चारों चीज़ें हैं जो कि हमें बताता है कि कौन सी सिटी टॉप पे चल रही है. ठीक है, जो हमारी टॉप 5 सिटीज़ हैं वो है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा और अहमदाबाद. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. इट इज इन रेफरेंस टू डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, which is it assists the quality of a digital well-being of countries in term of e-infrastructure. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है 2020, उसने ये रिसर्च किया है कि जो क्वालिटी है डिजिटल वेलबींग की इन ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ई इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसी है. देखते हैं. जो इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो आती है हमारी वो लोवेस्ट ग्लोबली है इन टर्म ऑफ इंटरनेट क्वालिटी. इंडिया ने 79th प्लेस अपनी ऑक्यूपाई करी है क्वालिटी में डिजिटल वेलबींग के मामले में, जो कि ग्वातमाला और श्रीलंका से भी नीचे है. इंडिया रैंक करती है 9th इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी एंड आउट परफॉर्म कंट्रीज लाइक यूके, यूएस एंड चाइना. India is at the bottom with unstable and slow mobile internet in the overall internet quality index. तो आप समझ सकते हैं कि अभी इंडिया में जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ही सुधार करने की ज़रूरत है. डिजिटल क्वालिटी जो भी इंडेक्स चल रहा है वो बहुत ही पुअर चल रहा है. आई होप सरकार इसकी ओर कुछ स्टेप उठाएगी, बट तब तक के लिए आप इसको याद रखिए कि इंडिया की क्या रैंकिंग है. इंडिया की अभी लास्ट प्लेस पे एक तरीके से वो 79th प्लेस पे है, जो कि ग्वाटमाला और श्रीलंका से भी नीचे है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के मामले में वो 9th टर्म पे आती है, जो कि यूके, यूएस और चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेफरेंस टू माइक्रो प्लास्टिक एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, विच इज़ माइक्रो प्लास्टिक रिटर्न्स टू ह्यूमन फूड चेन वाया सी फूड. ठीक है, कैसे होता है ये? जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते क्या हैं? दे आर डेब्रिस स्मॉलर देन 5 mm इन लेंथ. इतने छोटे होते हैं वो. दे हैव मेनी सोर्सेज फॉर ओरिजिन, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है डीग्रेडेशन ऑफ लार्ज प्लास्टिक इनटू स्मॉलर पीसेस. ये सबसे कॉमन तरीका है. ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है दे हैव रीच द ओशंस एंड इवन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द आर्कटिक ओशन. सही बात है. नाउ इट रीचेज ओशियन बाई कैसे? रिवराइन एंड एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज, बाई इलीगल डंपिंग एक्टिविटीज़, डायरेक्ट लिटरिंग फ्रॉम शिपिंग एसेट्रा. अब जो स्मॉलर प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं दे सिंक इनटू ग्रेटर ओशन डेप्थ्स, जो कि इंजेस्ट हो जाता है बाय मरीन क्रिएचर्स लाइक जू प्लैंक्टॉन्स, फिशेज और टर्टल्स. ये जो प्लास्टिक है फिर वापस से कहाँ वापस आ जाती हैं? ह्यूमन फूड में आ जाती हैं वाया सी फूड. तो अब ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं, ये फूड चेन समझ रहे हैं कि कैसे आती है. प्लास्टिक जो है, जो सबसे छोटी प्लास्टिक्स मतलब बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स जो जब डिग्रेड हो जाती हैं तो स्मॉलर पीसेस में हो जाती हैं, वो जब ओशन से पहुंच जाती हैं तो बाय मरीन क्रिएचर्स के द्वारा वो वापस से ह्यूमन फूड में वापस आ जाती हैं. ओके, नाउ लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 इन रेफरेंस टू एस्ट्रॉयड 2020 QG, which was recently in news as well, and the correct option here is option C, which is it is closest non-impacting asteroid. ठीक है, तो जो हमारा एस्ट्रॉयड 2020 QG है वो अभी तक हमारा सबसे क्लोजेस्ट नॉन इम्पैक्टिंग एस्ट्रॉयड है और इसने ऑलमोस्ट 2950 किलोमीटर्स पास कर लिए हैं, विच इज़ अबव द सदर्न इंडियन ओशन ऑन अगस्त 2020. ठीक है,
टाइनी एस्ट्रॉइड केम क्लोजेस्ट टू आवर प्लानट देन एनी अदर नोन स्पेस रॉक इन द पास्ट. अभी तक कोई भी इतना करीब नहीं आया है. इसने अर्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिया या कोई डैमेज नहीं किया है अभी तक. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? वो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, दैट ऑर्बिट द सन लाइक प्लैनेट्स बट दे आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स. प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो सन की तरह जो प्लैनेट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है. अब व्हाट इज़ द क्लोज अप्रोच ये भी देख लेते हैं. जो हमारा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, नियो जिसको बोलते हैं, ये एक स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है हुज ऑर्बिट ब्रिंग्स इट्स टू प्रॉक्सिमिटी विद अर्थ. As they orbit the sun, near Earth object occasionally makes a close approach to Earth. हर महीने dozens of near Earth asteroids come within 0.05 AU of Earth. That's about 4,64,790 miles. ठीक है, सॉरी, अप्रोक्स 46,47,790 miles. इतना हर महीने. So neos are not necessarily currently near the earth, but they can potentially approach the earth relatively closely, therefore a close approach. I hope ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो. Now let's turn to our next question, which is question number 5. National Committee for Salvation of the People led to military coup in, and the correct option here is B, Mali. So जो हमारी नेशनल कमेटी फॉर सैल्वेशन ऑफ पीपल है, ये कंप्राइज करती है हाईली रैंक मिलिट्री पर्सनल से अमंग अदर्स. एंड अभी उन्होंने रिसेंटली क्या किया, अपना एक कूप माली भेजा. अब माली उन्होंने क्यों भेजा है? क्योंकि ये कूप जो माली के प्रेसिडेंट है इब्राहिम कीता, कैपिटल बामाको में, उनको रिज़ाइन करने के लिए ये कूप भेजा गया है कि वो रिज़ाइन कर लें. जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, वो दे आर डिससेटिस्फाइड बाई द करप्शन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड द सिक्योरिटी क्राइसिस. वो बिल्कुल हताश हो चुके हैं जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये स्टेप उठाया गया है. माली जो है, इट इज़ एन एरिड कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड स्ट्रेचेस इनटू सहारा डेजर्ट. इट इज़ लैंड लॉक्ड एंड अमंग द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड. आप समझ ही सकते हो कि पुअर क्यों है ये. आप देख रहे हैं वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी की बहुत दिक्कत है वहाँ पे. इसलिए वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंट को बदला जाए. माली आप देख सकते हैं ये अफ्रीका में नियर टू सहारा डेजर्ट है, ठीक है. Okay, now let's turn to our next question, which is question number 6. Consider the following statement regarding responsibilities of the Ministry of Electronic and Information Technology. Choose the statement which are correct, and the correct option here is option B, which is, it says that citizens data security and privacy ये एक काम है. दूसरा, review of functioning of UIDAI, which is Unique Identification Authority of India. और लास्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड मेजर्स फॉर रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट. हमारा स्टेटमेंट 3 जो है, जो कहता है रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ परासर भारतीय ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत क्यों है? क्योंकि जो रिव्यू होती है फंक्शनिंग की ऑफ परासर भारतीय ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है. सो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन जुलाई 19, 2016 एज अ स्टैंड अलोन मिनिस्ट्रियल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर किस किस चीज़ के लिए? IT पॉलिसी के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए और डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के. इसका मिशन क्या है? इसका मिशन मेन ये है कि वो गवर्नेंस को प्रमोट कर सके. किस लिए? सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, इंक्लूसिव प्रमोट करने के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और ITs इंडस्ट्री को. इंडिया का रोल एनहांस करने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस पे, और अडॉप्ट करने के लिए जो मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच है, जिसमें कि इंडिया की डेवलपमेंट आएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट आएंगी, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम प्रमोट करेंगे, इनोवेशन करेंगे और एफिशिएंसी को इन्हांस करेंगे. हम किस तरीके से? थ्रू डिजिटल सर्विसेज एंड इंश्योरिंग अ सिक्योर साइबर स्पेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर अ सिक्योर साइबर स्पेस. ऑल राइट. Now let's turn to our next question, which is question number 7. It says that department-related standing committee were recently in news. Which of the following statement is incorrect? And the incorrect option here is option C, which says these members are elected by each house with single transferable vote. तो देखते हैं पहले हम सही स्टेटमेंट क्या आते हैं. पहला सही स्टेटमेंट है इसका कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं, उनके 24 डिपार्टमेंट हैं इससे रिलेटेड, और हर कमेटी के 31 मेंबर्स हैं. अब गलत क्या स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है कि उनको इलेक्ट करते हैं हर हाउस की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग इलेक्ट होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ
स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये नॉमिनेट होते हैं उनके थ्रू, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सही बात है। ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी, उसमें स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी इज डन बाई, व्हाट डज इट डू? इट डज फाइनेंशियल कमिटीज। ऑल राइट, देखते हैं अब स्टेटमेंट 3 गलत क्यों, मैंने आपको ये बता दिया है। मिनिस्टर एक जो होता है दैट इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर एलिजिबल नहीं है। इन केस अ मेंबर आफ्टर हिज नॉमिनेशन टू एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, अगर कोई अपॉइंट होता है अ मिनिस्टर, देन ही इज सीज टू बी मेंबर ऑफ द कमेटी। आप समझ रहे हैं कि अगर कोई मेंबर अपॉइंट भी हो जाता है तो फिर वो मेंबर नहीं रहेगा कमेटी का। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच स्टैंडिंग कमेटी इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. Work put in the total 24 DRCs in examining the demand for grants of all the ministries equal 30 days of functioning of the parliament, which is quite significant. If the working of the committee is taken into account for the entire year, it will amount to significantly higher number of days. All right? Okay. Our next question is in reference to Bishnoi community. And the correct option here is option C, which is Bishnoi community is a Hindu religious sect which was found in the western Thar desert and the other states of India. किसने स्टार्ट किया था इसको? गुरु जम्बेश्वर, जो कि बीकानेर के थे राजस्थान में, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अब ये था क्या? बिश्नोई कम्युनिटी। किलिंग एनिमल्स एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज आर ग्रेव सिंस फॉर द बिश्नोई कम्युनिटी। मतलब जानवरों को मारना और पेड़ों को गिराना ये इनके लिए बहुत बड़ा सिन है। बिश्नोइज कैन ले डाउन देयर ओन लाइव्स टू सेव ट्रीज एंड एनिमल। इट इज़ नो हाइपरबोल, मतलब वो अपनी जान दे सकते हैं पेड़ों को और जानवरों को बचाने के लिए। ये 1730 AD में किंग जो थे जोधपुर के, उन्होंने ऑर्डर किया था कि हम खेजरी ट्री को कट कर देंगे टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए महल बनाने के लिए उन्होंने बोला कि हम खेजरी ट्री को काट देंगे। अब जो बिश्नोई थे वो इन पेड़ों को सीक्रेट मानते थे। उन्होंने चैलेंज कर दिया किंग को। अमृता देवी जो कि एक बिश्नोई वुमेन थी, उनकी 3 बेटी थी, उन्होंने पेड़ को हक कर लिया एंड द किंग सोल्जर्स हैड टू किल देम फॉर दिस पर्पस। मतलब 100 से भी ज़्यादा बिश्नोई मैन, वुमेन और चिल्ड्रन इसमें मारे गए थे क्योंकि वो खेजरी ट्री को बचा रहे थे। ये अमृता देवी थी जिन्होंने इंस्पायर किया था चिपकू मूवमेंट, जो कि डिकेड्स अगो जो स्टार्ट हुआ था, व्हाट इज़ नाउ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बिश्नोइज जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो पेड़ नहीं काटते हैं, आपको समझ ही आ गया होगा क्यों। फ्यूल के लिए भी नहीं, फॉर विच दे यूज फॉलन ब्रांच एंड ट्विग्स। देयर वुमेन रेज ऑर्फन calves एज देयर ओन चिल्ड्रन एंड ऑल्सो सकल देम। बहुत ही प्यारी सी बात है ये। चलिए, let's turn to our next question, which is question number 9. Which of the following public sector enterprise does not come under the category of Maharatna? And the correct option here is option B, IRCTC. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि IRCTC जो है वो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है। 7 जो हमारे महारत्ना है CPSCs के, वो हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स नॉर्थ सी विद कटिगढ़ सी। किससे? नॉर्थ सी से कटिगढ़ सी को कौन सा हमारा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, विच इज स्कारगक स्ट्रेट। ठीक है, जो हमारा स्कारगक स्ट्रेट है ये हमारा रन करता है बिटवीन साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्वे और वेस्ट कोस्ट ऑफ स्वीडन, और जुटलैंड में पेनिनसुला ऑफ डेनमार्क से कनेक्ट करते हुए नॉर्थ सी जाता है एंड द कटिगढ़ सी एरिया विच लीड्स टू दी बाल्टिक सी। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बाल्टिक सी के बारे में भी पढ़ा था, ये देख सकते हैं आप, बाल्टिक सी कुछ दिन पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये है हमारा स्कारगक, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से होते हुए जा रहा है ना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें हमेशा मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। If you want to contact us, these are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't forget to push the subscribe button. Thank you. Stay safe.